तो हम लोग आज टीडीएस के कुछ आप लोग का डाउट्स भी है उसको क्लियर करते हुए काम करेंगे आज। तो टीडीएस एंट्री इन टैली, ठीक है। टैली में कैसे एंट्री हम करेंगे, तो आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको जैसे कि हमको देखना है कि हमारी नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट में आपको टीडीएस की सेक्शंस को याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 192। सेक्शन 192, इसी में सब सेक्शन ए और बी लिख देते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ए है और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बी है, लेकिन बात यही है। तो सेक्शन 92 सैलरी के लिए, किसके लिए है? सैलरी किसको मिलता है? जो एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो काम करता है। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कटेगा। किसका कटेगा? एम्प्लॉय का कटेगा। किसका कटेगा? एम्प्लॉय का। डिडक्ट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर कटेगा। कब काटेगा वो टीडीएस? तो जब भी सैलरी टैक्सेबल होगी। जब भी सैलरी टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल सैलरी का लिमिट है एज पर द इनकम टैक्स। इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो पुराने स्लैब में, नया स्लैब में 3 लाख का, ठीक है। 60 साल से ऊपर जिसकी है लिमिट एज है पुराने स्लैब के अकॉर्डिंगली ही, तो 3 लाख रुपए है। जिनकी 80 साल से ऊपर की एज लिमिट है उनकी 5 लाख। तो जिनकी एज, तो देखा जाए तो सैलरी पे काम 60 साल से नीचे ही लोग करेंगे ना, तो अमूमन 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम हो रही है तो उनको सैलरी के अंदर टैक्सेबल सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आती है कि 250 से ऊपर जो इनकम होगा उनको टैक्स उनको देनी पड़ेगी, तब जब उसकी टैक्स बनेगी। क्या बनेगी? सैलरी तो टैक्सेबल हो गई, अब उसकी टैक्सेबिलिटी कब बनेगी? तो गवर्नमेंट ने कहा है रूल के हिसाब से कि 250 से 5 लाख के बीच में किसी का इनकम आएगा तो उसको रिबेट देंगे, हम टैक्स में छूट देंगे। रिबेट मतलब टैक्स में छूट। लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर इनकम होगी तो हम उसको टैक्स में छूट नहीं देंगे। तो मान लो कि जब टैक्सेबल इनकम भी हुई बट टैक्स की छूट मिलेगी तो टैक्स नहीं बनेगा, तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन टैक्स बन रहा है, रिबेट नहीं मिल रहा है, तो मुझको टैक्स के रूप में टीडीएस काटनी पड़ेगी। तो आपको एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, सैलरी की भी, और उस एम्प्लॉय की कोई अदर इनकम भी है। तो मान लो कि उसकी खुद के हाउस की इनकम आती है, एफडी का इंटरेस्ट आता है, वो सब भी ऐड करके उसके टोटल इनकम निकालोगे, उसका टोटल टैक्स निकालोगे, फिर सैलरी पे निकालेंगे। तो सैलरी का जो रेट है मैं बता रहा हूँ, बट ये टीडीएस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा डाउट हुई इन चीज़ों पे। तो ध्यान रखना, टीडीएस सैलरी पे कटेगा, एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा, एम्प्लॉयर काटेगा। जब काटेगा जब टैक्सेबल सैलरी होगा। क्या होगा? टैक्सेबल सैलरी। और टैक्सेबल सैलरी में टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो क्या बनेगा? टैक्स लायबिलिटी। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लायबिलिटी नहीं बनने का बहुत रीजन है जो आप इनकम टैक्स के क्लास में हमारे सीखोगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का जब बैच लेंगे हम लोग, अभी सिर्फ इतना समझना है कि टैक्सेबल सैलरी 2.5 लाख के ऊपर वाले को कहते हैं। और टैक्स तब बनेगा जब उसकी टैक्सेबल सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटी है तो डिडक्ट करेंगे, नहीं है तो डिडक्ट नहीं करेंगे। डिडक्ट कितना करेंगे? तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स करता है ना, स्लैब रेट से करता है। कैसे करता है? स्लैब रेट से। स्लैब रेट अगर मैं एक पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का है कि 2,50,000 से अबव अगर इनकम है, क्या है? 5 लाख तक। कब तक? 5 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 लाख से नीचे टैक्स ही नहीं है, छूट है, एग्जम्प्टेड है। 0 to 250 लाख अगर किसी की इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख अगर इनकम है तो ओल्ड स्लैब में 5% टैक्स। कितना परसेंट है? 5%। किसी की इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा होती है, 5 लाख 1 से 10 लाख तक, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपसे 20% टैक्स लेंगे। और कहती है 10 लाख से भी अब इनकम आपका है
तो हम आपसे 30% टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? 30%। तो देखो अलग इनकम पे अलग अलग रेट है ना, इसीलिए इसको स्लैब रेट क्या कहते हैं? स्लैब रेट। जैसा इनकम उतना टैक्स। तो जब स्लैब रेट निकालते हैं तो यानी कि 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यानी किसी की सैलरी 10 लाख होगी तो ये तीनों देना पड़ेगा ना? नो सर। नो कैसे? इसमें इसलिए स्लैब रेट यानी कि पहले 5 लाख के बीच में 5% देगा, फिर अगले 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स बनाएगा, और उससे ऊपर जो भी इनकम होगा उन इनकम पे 30 लाख। अब कैसे कैसे कैलकुलेट होगा वो हम डीटी में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो क्योंकि 5 भी लग गया, 20 भी लग गया, 30 भी लग गया, इसीलिए इसका जो टोटल टैक्स बनेगा क्या बनेगा? तो जैसे 55% देना पड़ेगा उसे। नहीं ना, टोटल टैक्स निकालेंगे। मान लो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% मेरा टैक्स 12,500 बनता है। कितना बनता है? 12,500। क्यों? क्योंकि इससे ये माइनस करो तो 2.5 लाख इनकम हुआ, 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का तो टैक्स निकल गया। अब मान लो मेरा इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में पूरे 10 ही बनता है, तो बन गया 5 लाख इनकम, 20% बन गया 1 लाख रुपए टैक्स। कितना बन गया? 1 लाख रुपए। अब मेरा इनकम 10 लाख के ऊपर जितना होगा, मान लो 11 हुआ तो 1 लाख, 15 लाख हुआ तो 5 तो लाख, उस पे 30% देगा। तो अब मानो 10 के में आपको 12 लाख हो गया, तो बचा 2 लाख ना, क्योंकि पहले 10 लाख तो दे चुके हो, तो 2 लाख का 30% 60,000, तो आपका टोटल टैक्स जोड़ दो ये तीनों, तो इसको बोलते हैं टोटल टैक्स। क्या बोलते हैं? टोटल टैक्स। अभी मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसकी डिटेल्स आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, समझो, इसीलिए इसकी दिक्कतें हैं। तो जो टोटल टैक्स आपको बनेगा, इसके ऊपर एजुकेशन सेस वगैरह ऐड होके लायबिलिटी को आप मंथ में डिवाइड करते हो। किसमें डिवाइड करते हो? अगर आप 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो मंथली डिडक्शन हो जाएगी टैली के टीडीएस के रूप में। अगर कहते हो यार सर इतना टैक्स बनेगा तब ना महीने करेंगे, किसी का 1000 2000 बनता है, 5000 बनता है, उसको महीने महीने करेंगे 200 300, तो क्या है हम लास्ट में काट देंगे। तो लास्ट के क्वार्टर में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में, तो आप 12 महीने की जगह 3 महीने में काटना चाहते हो 3 से डिवाइड कर दो, से कहो 2 महीने से करना चाहते तो उतने महीने से डिवाइड करके करोगे, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं? तो आपको किताब में हमने दिया कि सैलरी पे टीडीएस कटेगा, एज पर स्लैब रेट कटेगा, और रेट जो लगेगा एवरेज लगेगा। कैसे लगेगा? एवरेज रेट। समझ में आ गई बात है? सर टीडीएस में क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। सिर्फ नहीं, पेमेंट मंथली नहीं, पेमेंट हमेशा मंथली है, रिटर्न क्वार्टरली बताया था। यहाँ डिडक्ट मंथली या क्वार्टरली कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सैलरी से माइनस करना है ना मुझे, 92 में एम्प्लॉय से टीडीएस लेनी है, तो कैसे लूं? 12 महीने में लूं कि लास्ट के 3 महीने? लास्ट के 3 महीने में तब लेंगे जिसका कम बनता है, जिसका कम बनता है। क्लियर है आप लोग को? तो ये थी 192 सेक्शन का। अब आपको गवर्नमेंट ने कहा तो सैलरी का एंट्री क्या करोगे, तो बुक में आपको मैंने पहले दिन समझाया भी था। तो आप जब सैलरी देते हो तो लिखते हो सैलरी डेबिट। क्या करते हो? सैलरी डेबिट टू सैलरी पेबल करते हो, यही करते हो ना? टू टीडीएस पेबल कर दोगे। क्या कर दोगे? टू टीडीएस पेबल ऑन सैलरी। ठीक है? तो सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करता हूँ, मेरा टैक्स 15,000 रुपये बनता है। कितना बनता है? तो 15,000 अगर मैं एक ही बार काट लूँ तब तो मैं एक ही बार एंट्री कर दूंगा, सैलरी 50,000 रुपये मान लो है, टू सैलरी पेबल 35,000 रुपये, टू टीडीएस 15,000। लेकिन मानो कोई इम्प्लॉय ये कह दे कि सर मेरा पूरी सैलरी तो अपने टैक्स में काट लिया, घर क्या ले जाऊं, मेरे तो ये खर्चे हैं। तो ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया ना कि आप एवरेज कर दो। क्या कर दो? एवरेज कर दो। तो इस एवरेज को डिवाइड करने के लिए आप उसे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 12 महीने से डिवाइड करके उतना अमाउंट हर महीने फिर उतने मंथ में माइनस कर देना। आपने कहा, इसने कहा ज्यादा है, तो आपने कहा ठीक है बेटा मैं तो 3 महीने में डिडक्ट कर लेता हूँ। कितने महीने में? 3 महीने। तो अब आप कितना काटोगे? 5,000 रुपये इंटू 3 हो गया ना अपना। तो अब यहाँ पे 35,000 की जगह पे हम 45,000 को सैलरी पेबल कर देंगे और 5,000 को टीडीएस। सब धीरे 5-5 करके चुकाएगा। हाँ हाँ, वो एक बार में नहीं। नहीं देगा।
तो ये सैलरी में ऑप्शन है, सैलरी में। तो गवर्नमेंट कहती है क्या ये जरूरी है कि हम 3 ही महीने में काटे या 12 महीने में? तो ये आप देखना, ये अकाउंटिंग में जब आप जॉब करने लगोगे कि ऐसे सैलरी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी का टैक्स ज़्यादा बनता है तो उसको लोग क्या करता है, जनरली नॉर्मली 12 महीने में काटते हैं। जिसका कम बनता है या पहले नहीं बनता था, अचानक से टैक्स इस साल लग रहा है कि बनने वाला है, तो लास्ट के 3 महीने में जब साल खत्म होने वाले होते हैं तब काटते हैं। समझ में आ गई बात है? तो ये थी सैलरी पे टीडीएस। अब आपने ये टीडीएस को में आप क्या करोगे, एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे, क्या करोगे, एम्प्लॉय को पेमेंट। ये हुआ ड्यू, ये क्या हुआ ड्यू। अब आप दोगे सैलरी पेबल डेबिट टू बैंक, क्या कर देंगे, टू बैंक 45,000 रुपये दिया। तो हमने एम्प्लॉय को 50 देना था, हमने कितना दिया, 5,000 क्यों नहीं दिया, टैक्स तो गवर्नमेंट को देंगे। किसको देंगे, गवर्नमेंट। तो हम लिखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी डेबिट टू बैंक, कितना 1,000 रुपये, 5,000। क्लियर हो गया? तो ये एंट्रीज आपको याद करनी है। तो अभी मैं देखो, तुम सोच सकते हो मैंने एग्जांपल में 15 का दिखाया, आपको सैलरी का परफेक्ट टीडीएस डिडक्शन करने के लिए सैलरी इनकम कैलकुलेशन आना चाहिए। तो वो आप हम इनकम टैक्स के क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि टैली है उसमें हम सिर्फ एंट्री करना सीख रहे हैं। सर जो गवर्नमेंट वाले हैं वो दूसरे वाले एंट्री तो पेमेंट में जाएगी टैली में, गवर्नमेंट वाले पेमेंट में वो पेमेंट में जाएगी, और फर्स्ट वाली जनरल है, जनरल में जाएगी। ड्यू है तो टीडीएस में बिना ड्यू से ड्यू की एंट्री नहीं होती ना, पहले एक ही- ड्यू करना पड़ेगा उसके बाद एंट्री करें, मतलब टीडीएस में एक ही जगह पे पेमेंट पे होता है जब एडवांस देते हैं, कब देते हैं, एडवांस। अदरवाइज अगर तुम ड्यू नहीं करोगे तो टैक्स तुम जिसका काट रहे हो उसको पेबल कैसे बनाओगे। मैं आज मानो कि मैं डॉली का इनकम से टैक्स काटना चाहता हूँ, तो मैं जब तक टू डॉली नहीं करूंगा तो फिर डॉली के अकाउंट में पैसा कैसे एडजस्ट करेंगे। हम सीधे लिख देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, रेंट किसको दिया, तो इसलिए पहले क्या करना है, ड्यूज की एंट्री करना। क्लियर है? और फिर क्योंकि टीडीएस में कंप्लायंसेस है, रिटर्न भरना पड़ता है, तो इनको आप लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। नीचे का नहीं आ रहा है इसमें। मैं तो समझ में आ गई बात। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो अब आगे इसको मिटा दूं या लिखना ही है? लिखिए सर, सर। फिर इसको लिखना है वस्तु को। तो अब आप समझो नेक्स्ट दूसरे सेक्शन को। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, उनकी लिमिट फिक्स है और उनका रेट भी फिक्स है, ठीक है। तो जो ज़्यादा सेक्शन यूज हो रहे हैं उस सब 6-7 सेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बाकी टोटल लिस्ट मेरे पास प्रिंट रखा हुआ है, वो प्रिंट ले लीजिएगा, या डायरेक्ट टेस्ट का जब बैच आपका होगा तो हम आपको पूरी लिस्ट देंगे जिन जिन के सेक्शन के ऊपर है, बट उनको आपको याद करने का। ये जब तक याद नहीं करेंगे आप तो फिर टैक्स का रेट्स, उसके लिमिट्स, उसके डिडक्शन कैसे करना है याद नहीं होगा, ठीक है। तो उनको याद करेंगे। इसे मिटा दूँ इस वाले पार्ट। तो आप देखो उसका अगला सेक्शन जो आता है सेक्शन 193 है, बुक में नहीं दिया है हमने बट आप लिख सकते हो। सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्या होता है, जब कोई चीज हम किसी को डिपॉजिट्स देते हैं और उस डिपॉजिट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, जैसे गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड दिया। और 193 जैसे सेक्शन 193 93 नहीं है, सेक्शन 193। अभी एबीसीडी नहीं है, जहां होगा बता देंगे। तो ये है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है।
जैसे डिवेंचर होती हैं, इन सब पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो ये सब इसी के अंदर आएगा। तो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कहा कि आपको नॉर्मली 2500 रुपये से ऊपर की सिक्योरिटी होती है। कितने से? 2500 नॉर्मली। तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये एक लिमिट है मिनिमम पर एनम एक पर्सन को जिसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको अगर 2500 पर ईयर के हिसाब से एक्सेस दोगे तो टैक्स काटना है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो टैक्स, किसी को हम 200 रुपये ही दे रहे हैं पूरे साल में तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। उसे कहते हैं बिलो एग्जम्पशन लिमिट, लिमिट से कम दें। तो अब कहते हैं ना, मैं एग्जम्पशन किसको देते हैं, छूट तभी मिलता है ना जब उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो ये है कोई भी पर्सन जिसको मैं पे करूंगा, अगर 2500 की जगह 2600 होता है, इट्स 2500 भी हो जाती है तो मुझे टैक्स काटना ही पड़ेगा। और वो टैक्स का जो रेट है इसके ऊपर 10%। कितने परसेंट है? तो आपको ये रेट्स याद करने हैं बुक में के साथ साथ। दूसरा सेक्शन है 194A, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, अदर देन सिक्योरिटी, जिसका जो लिमिट है, अगर बैंक इंटरेस्ट देती है, कौन देता है? देने वाला, यानी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिडक्टर जो है वो अगर बैंकर्स हैं, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस देती है, एनबीसी कंपनी से करते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी हुई, उनके लिए लिमिट दिया है 40,000। कितना दिया है? 40,000। और अदर्स के लिए दिया है 5,000। कितना दिया है? 5,000। यानी कि मैं आज अगर किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरे लिए लिमिट 5,000 रुपए है। यानी कि मैं आपको पेमेंट करना था 10 तारीख को 10,000, मैं डिफॉल्ट कर गया, नहीं दिया, आपने कहा कि सर 10,000 का ना 200 रुपये इंटरेस्ट दो, तो अब मैं जो 200 रुपये एक्स्ट्रा किस लिए दे रहा हूँ? ब्याज दे रहा हूँ, और मैं बैंक भी नहीं हूँ, तो अब मेरे लिए लिमिट गवर्नमेंट ने कितना दे दिया? 5,000। तो ये सिंगल बिल नहीं है जो आप लोग कंफ्यूज करते हैं, ये पर्सन है। क्या है? तो अगर बैंकर इंटरेस्ट देगा तो 40,000 लिमिट देखेगा, कोई प्राइवेट कंपनी इंडिविजुअल्स किसी को इंटरेस्ट देगा तो अपनी लिमिट कितना देखेगा? 5,000। तो मतलब बैंक ने लोन लिया, वो इंटरेस्ट बैंक ने इंटरेस्ट दिया। जैसे आप एफडी कराने जाओ आज बैंक में, तो बैंक एफडी पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो बैंक जब इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगी ना तो वो अपना लिमिट 40,000 देखेगी। कितना देखेगी? तो इतना ज्यादा क्यों? बैंक के पास ज्यादा एफडी इस पे ब्याज तो ज्यादा, दूसरा काम ही है, धंधा ही वही। और सर अगर हम किसी सर, ये 2500 मंथ पे पेमेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हो पे, यानी आप बैंक नहीं हो, अदर देन बैंक्स। क्या बोला हमने? अदर देन बैंक अथॉरिटी नहीं है, एनबीसी कंपनी नहीं हो आप, और आप ब्याज दे रहे हो, तो जब आपको टैक्स लायबिलिटी है टैक्स काटने की, तो आपकी लायबिलिटी 5,000 है। तो ये फॉर बैंक है। किसके लिए है ये लिमिट? ये बैंक के लिए। एक्सिस बैंक अगर किसी को ब्याज देगी तो 40,000 देखेगी, और पंकज अगर किसी को ब्याज दे रहा है तो 5,000 रुपये देखेगा। काम खत्म। ठीक है। और इसका जो रेट बनेगा वही 10%। कितना है? रेट 10%। सर वो 2500 रुपये अगर हम देंगे साल पे या साल है, सब जो भी लिमिट से ईयरली है, एक पर्सन को पर एनम। और पर एनम। ठीक है। उसके बाद आपका 194C, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जिसके साथ आप एग्रीमेंट करते हो किसी वर्क को करने के लिए, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क होता है, और उसमें टाइम पीरियड होता है, अमाउंट फिक्स होता है, रेट्स फिक्स होती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो तरीके के हैं। जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसे एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट। एक है पहली बार किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस काम को, और उसी काम के का बिल अगर 30,000 से एक ही बार आता है उसे बोलते हैं सिंगल बिल। क्या कहते हैं? सिंगल बिल। तो अगर सिंगल बिल ही 30,000 का है तो टीडीएस कट जाएगी उसी टाइम। या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है और उसका बिल सिंगल नहीं है, 30,000 का पूरा ही नहीं गया, कभी 10,000 का बिल आता है, कभी 5,000 का आता है, बट पर्सन एक है, पर्सन। ठीक है। तो उसकी जब तक अमाउंट 1 लाख नहीं होगी तब तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं।
तो जब ईयर में उस 10,000 5,000 मिला के एक पर्सन का टोटल बिल की वैल्यू 1 लाख पूरा करेगा तो टीडीएस कटेगा। जैसा आपने पिछली क्लास में कमीशन पे देखा 2800 था, डिडक्शन नहीं किया आपने, लेकिन जैसे ही 13,500 पूरा होके वो अपनी लिमिट को पूरा किया तो उसने बैलेंस पे टीडीएस, उसे कहते हैं लिमिट्स। समझ में आ गई बातें? तो इसमें सिंगल बिल 30,000 है और एग्रीगेट ईयर का लिमिट कितना है 1 लाख। तो ये लिख लीजिए सिंगल बिल की लिमिट 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख कितना है। तो अगर 1 लाख से ज्यादा है तो बोला फॉर इंडिविजुअल, फॉर यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो इंडिविजुअल है यानी सिंगल पर्सन है, हम और आप, तो हमारे लिए लिमिट है गवर्नमेंट ने कहा 1%। कितना परसेंट? 1%। ठीक है। और अगर वो अदर्स है, क्या है? तो हमारे लिए लिमिट है 2%। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर ही है जिसमें दो इशू है, एक सिंगल बिल और एक 1 लाख, और रेट भी इंडिविजुअल का 1% और दूसरे के लिए 2%। ठीक है। और किसी में ये ऑप्शन नहीं है, बाकी में स्लैब है। देखो कहीं पे मैं इंडिविजुअल की बात किया, कहीं पे नहीं किया, बट यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर वाले सेक्शन में कि सिंगल बिल 30,000, एग्रीगेट बिल 1 लाख का लिमिट है, और पर्सन के रूप में सिंगल इंडिविजुअल है तो 1% टैक्स काटेंगे, इंडिविजुअल नहीं है तो ये रेट है। क्या है? कुछ सेक्शंस सर इंडिविजुअल ही फिर क्या होगा? तो 2% काटेंगे। कंपनी होगा, फर्म होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, गवर्नमेंट होगा, एनजीओ होगा, कोई भी हो सकता है जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रोड बनाने वाली कंपनी सिंगल पर्सन भी हो सकता है, प्रोप्राइटर भी, और लार्सन टूब्रो जैसे कंपनी भी रोड बनाती है। तो लार्सन को जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा 2%, और वहीं पे उसने प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर को पे किया तो प्रकाश इंडिविजुअल है तो उसका काटेगा 1%। ठीक है, समझ आ गई? मिटा दो इधर वाला। तो ये रेट्स आपके बुक में दे रखी है हमने, सारी चीजें जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था इनको याद कीजिए। मेरे लिखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपने याद नहीं करना। ठीक है। अब आपको ध्यान दीजिए 94C के बाद 94H और भी सेक्शन बीच में, बट मैं इसको स्केप किया हूँ। 94B भी है, D भी है, तो कुछ उनको हम स्केप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए वो भी काम नहीं आएगा। B है स्पोर्ट्स पर्सन, लॉटरी के टिकट वगैरह के ऊपर है, तो सब चीज़ों को हम अभी स्केप कर रहे हैं। वो जब पूरी लिस्ट आपको देंगे तो वहाँ याद करना। अभी जो आपको ज़्यादा काम आने वाली सेक्शंस हैं वो बताए जा रहे हैं। तो 94H कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए है। कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन जानते हो, किसी से कोई काम करा एजेंट का है तो उसको सेल का कमीशन देना है, मकान किराए पे दिला है तो उसको किराए का कमीशन देना है। तो इस तरह का पेमेंट आप कर रहे हो जिसको, तो कमीशन पे टैक्स काटोगे और उसकी लिमिट 15,000 है। कितना है? 15,000 साल का। और इसका टैक्स का रेट जो है 5%। कितना परसेंट है? रेट लिख देता हूँ, रेट्स 5%। तो कमीशन पे जो रेट काटेंगे 5%, लिमिट 15,000, सेक्शन 94H। 194I ये रेंट के लिए। किसके लिए है? रेंट दो तरीके के होते हैं, एक ऑफिस, एक मशीनरी। ऑफिस का रेंट ले रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो फर्नीचर हो, तो ऑफिस रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफिस रेंट। तो इसकी रेट जो है 10% है। कितने परसेंट है? 10%। और मशीनरी है इसका रेट है 2%। ठीक है। लिमिट दोनों के लिए बराबर है 2,40,000। कितना है? 2,40,000। साल में अगर आप किसी को
2,40,000 से ज़्यादा दे रहे हो तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ऑफिस का दे रहे हो तो 10%, और अगर आप मशीन का दे रहे हो, प्लांट मशीनरी का, क्रेन किराए पे लिए हैं, इन सब पे आप कितना काटोगे? 2%। क्लियर है आपको? यस सर। सेक्शन कौन सा लगाओगे? 94। एक 94I हो जाता है इसी के अंदर, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज करने का। इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज मतलब क्या है? जमीन या घर खरीदते हो, प्लॉट खरीदते, बिल्डिंग फ्लैट खरीदते हो, और वह फ्लैट की कीमत 50 लाख से ज्यादा है। कितना है? 50 लाख से ज्यादा। फ्लैट बाय करते हो और उसकी वैल्यू अबव 50 लाख है। कितना है? Above 50 lakh। तो गवर्नमेंट ने बोला एज ए बायर आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1%। एज अ बायर सर, बायर दे As a buyer मत जो पे करेगा वही ना काटेगा। तो पैसा कौन देगा? जो खरीदेगा। बेचने वाले को तो मिल रहा है, तो जो खरीदेगा वो पर्सन को 1% टीडीएस काट के, यानी कि मैं किसी को अगर 50 लाख देना है यार, तो उसमें से 1% काट लूंगा, उसको बाकी पेमेंट करूंगा और 1% गवर्नमेंट को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? और जो 20 लाख का घर खरीदेगा, 30 लाख का घर खरीदेगा, उस पे टीडीएस वगैरह क्लियर है। उसके बाद आता है 194J, ये फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस के लिए। इसकी लिमिट 30,000 रुपये है और रेट जो है 10%। कितने परसेंट है? तो फीस फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, जैसे सीए को मैं काम करवाया उनको पैसा दे रहा हूँ, एडवोकेट्स को दे रहा हूँ, डॉक्टर से काम कराया उनको दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी वाला है, आर्किटेक्टर है, इस तरह के लोगों को उनके प्रोफेशन के वर्क के बदले में पैसा दे रहे हो, जॉब के बदले में नहीं, तो उनको कहते हैं प्रोफेशनल्स। टेक्निकल सर्विस वाले कौन है? मेरा पंखा खराब हो गया, आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसने उस फैन को ठीक किया, उसका पैसा लिया। कंप्यूटर खराब हो गया, उसका पैसा लिया, तो ये टेक्निकल कहलाता है। तो उसको हम क्या लेंगे? जीएसटी टीडीएस काट लेंगे। कितने परसेंट? 10%। जब उसका पेमेंट मैं 30,000 से ज़्यादा कर रहा हूँ एक साल में। अब कहोगे सर पंखा ठीक करने वाले को टेक्निकल बोला, कल को कॉन्ट्रैक्टर कब बन जाएगा वो? तो जब मैं उससे एग्रीमेंट करूँगा, क्या करूँगा कि जो देखो मेरा ये है कि साल का मुझे तो तुम्हें 10-20 हज़ार रुपये दूंगा या 1 लाख रुपए दूंगा, मेरे ऑफिस में या घर में जो भी पंखा खराब होगा तुम्हें ठीक करना है, कंप्यूटर खराब होगा तुम्हें ठीक करना है। तो उसने 1 लाख रुपए लिया, जो खराब हुआ ठीक कर रहा है, तो उसे 1 लाख का मुझे टीडीएस काटना है, तो उसे एग्रीमेंट के थ्रू किया ना, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जब हमने एग्रीमेंट नहीं किया, अब पंखा खराब हुआ, अभी बुलाया, ठीक किया, उसने कहा 200 रुपये दो, अब हम 200 रुपये दे रहे हैं, तो टेक्निकल सर्विस हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गई? चीज एक ही है बट समझना आपने है वर्क को। तो ये थी थ्योरीज जो जानना था, ठीक है। इतना ही सेक्शन आप फिलहाल याद करो एज ए स्टूडेंट, इस पे काम करो। जब इनको आपको आ जाएगा तो कोई भी सेक्शंस है उनके सिर्फ लिमिट और नेचर ही तो याद करना है, मैंने रेट याद करना है, अपने आप हम उसका डिडक्शन क्लियर है। तो इसको मैं अब रब कर दूं, आगे आप इन सबको याद कर लो। जो आपको दिक्कत हो रही है बनाते वक्त वो इन्हीं के कारण हो रही है, ठीक है। सर जो नॉर्मल पर्सन होंगे 50 लाख का घर खरीदते हैं वो काट देते होंगे, काट दूंगा टीडीएस? टीडीएस काटना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर 50 हम जैसे लोग खरीदेंगे 50 लाख का तो देना पड़ेगा। तो सर कैसे पता लगेगा? तो हम तो नहीं भी दे सकते। अरे भाई तुम घर खरीदेगा तो रजिस्ट्री करवाएगा, घर खरीदते तो जमीन का पेपर बनता है, ऐसे थोड़ी पेपर नहीं बनेगा। सर एक बात बताओ, पावर ऑफ अटॉर्नी भी जब बनेगी तो उसमें पेपर की वैल्यू तो लिखोगी। वो वैल्यू जो पेपर में हमने लिखा है 50 लाख, तो जीएसटी देना पड़ेगा, सॉरी टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर 50 की जगह तुमने 20 लिखा, नहीं दिए तो लेटर आएगा ना, लेकिन नोटिस। सर अगर ये टेक्निकल सर्विस
उसके लिए सारी टेक्निकल सर्विस है, कोई पंखा उससे सही तो करना 1% दे है देंगे। तो उसे कैसे पता लगेगा उसमें तुम चोरी कर उससे सकते बेटर तो 1% करने वाला करता है तो डिपार्टमेंट भी आके कभी कभी घर पे डंडा बजाता है ना, तो कैसे ना एक ही दिन काफी। हो। वो रूल तो होगा ना, पता कैसे चलेगा? हाँ पता कैसे चलेगा, सो समझो आपने कहा मैं छुपा लूंगा, आपने खरीदा, रजिस्ट्री का पेपर बनवा लिया, आपने टैक्स नहीं जमा करी, पार्टी को भी पेमेंट कर दिया। अब रजिस्ट्रार की ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा रखी है कि कोई भी तुम्हारे यहाँ से इतनी वैल्यू का प्रॉपर्टी अगर खरीदता है, लेन देन करता है, तो उसका रिपोर्ट मेरे को भेज। तो मानो अब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार को, अब तो रजिस्ट्री कराने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास गए ना, उसने वो रिपोर्ट भेज दी। कार वाले को बोल रखा है कि कोई भी गाड़ी तुम्हारे यहाँ खरीदने आए, 50,000 से ज़्यादा का गाड़ी खरीदे और कैश पेमेंट करे, या 5 लाख से ऊपर का कोई ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए, तो मुझे ये रिपोर्ट भेज ही दो। तो गवर्नमेंट वो भेज देगी। तो गवर्नमेंट अब एनालिसिस करेगी कि इस एसएससी का मेरे पास क्या रिपोर्ट है। अगर वो तुम्हें उसका रिपोर्ट तुमने सही से दे रखे हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अदरवाइज कभी कभी देखते हो ना, आज उसके पास इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आज ईडी ने छापा मार दिया, बिना प्रूफ के नहीं पड़ते हैं भाई। तो मेरे बुरे वक्त कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे वक्त को बुरे वक्त ना आए, तो आप अपनी कंप्लायंस अगर पूरा करोगे तो कल को आ भी जाएगा ईडी और इनकम टैक्स, तो हम कह देंगे सर हमने 50 लाख घर खरीदा, फिक्स है, देखो ये टैक्स था हमने दे दिया था, तो अब वो कुछ कहेगा क्या? तो ये आपके ऊपर करने वाला। हाँ, आप रजिस्ट्री करो, रिपोर्ट ही नहीं बनाओ तो फिर आपकी गलती है। रजिस्ट्री ही नहीं करवाए बाहर तो अलग है। तो ये थी तो हम लोग असाइनमेंट आप निकाल लीजिए, दोनों ले लेते हैं। पेज नंबर 82 निकाल लेंगे। कंपनी हम बना रहे हैं, क्रिएट किया, कोई नहीं निकल रहा था। ठीक है। कंपनी क्रिएट किया, नाम रखा हमने SSP UT स्किल्स कानपुर, ठीक है। एड्रेस डाल दिया कंपनी का, A6 2nd फ्लोर, मेन देवरी रोड, कानपुर। स्टेट डाल दिया दिल्ली। इनको ये सब आप प्रॉपर भरेंगे क्योंकि ये TDS का जो रिपोर्ट होगा उस समय रिटर्न में रहता है, ठीक है। नंबर डाल दिया 9911155144। ईमेल ID डाल दिया cia.khanpur@gmail.com। फाइनेंशियल ईयर आपको बोला गया कि 120 का लीजिए, तो हमने भी 14/2020 ले लिया, सेव कर दिया कंपनी को। कंट्रोल A से आप सेव कर सकते हो गया सेव? यस सर। बाकी चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया, बट साथ करते चलते हैं। तो हम यही कंपनी का फीचर ऑप्शन में आके TDS, क्योंकि TDS क्लास है आज, तो TDS यस कर लेते हैं, GST नो कर लेते हैं। GST नो कर लिया, TDS एप्लीकेबल किया, पूछा टैन नंबर क्या है। टैन नंबर हमने आपको बताया था कि टैक्स SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, TDS अकाउंट नंबर होता है, वो आपको बुक में दे रखा है, वो डाल दीजिए। ADCC 7867 यानी 10 डिजिट का होता है, 4 अल्फ़ाबेट होती हैं, 5 नंबर होती हैं, देन 1 अल्फ़ाबेट होता है, वही हमने डाला। अच्छा, आप कहोगे सर दोनों जगह सेम क्यों डाले? एक ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, एक डिडक्शन अकाउंट नंबर मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए जरूरत हो जाती हैं कि कल को मैं TDS का कोई रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ गवर्नमेंट के वेबसाइट से, तो वहाँ 10 की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूज़र ID डालेंगे ना, तो वह 10 नंबर ही यूज़र ID होता है, तो वही पूछता है, ठीक। और 10 नंबर तो जान ही रहे हो, रिक्वायरमेंट है चलान में डालने की, टैक्स पेमेंट करने की, वो तो मेरा अकाउंट नंबर है, तो वो हम यहाँ पे दोनों जनरली सेम रहता है, ठीक है। अब आपसे पूछता है आपकी कंपनी क्या है? कंपनी है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है या इंडिविजुअल है? हमने कहा कंपनी है। कहता है कोई ब्रांच व्रांच आपका है तो हेड ऑफिस भी है तो नाम लिख दीजिए, या कोई ब्रांच का है तो ब्रांच, हमने लिख दिया कानपुर है। कहता है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी TDS के लिए
जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो अथोराइज है सिग्नेटरी साइन करने का, जिनसे हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे कल को, कुछ भी बात हो, कंपनी में 10 आदमी, 10 के नाम से लेटर तो नहीं आएगा, कोई तो की पर्सन एक ही होगा। तो जो टीडीएस के लिए की पर्सन है उनका डिटेल बताओ, तो इसको यस कीजिए। उनका नाम पूछता है, हमने दे दिया पंकज राय, डॉटर ऑफ मिस्टर राम कुमार राय, ठीक है ना, पंकज कुमार राय, then designation account मैनेजर, then पैन नंबर जो पंकज का है वो डालेंगे, ये 541 होता है। पंकज का घर का एड्रेस, उनका डिटेल, ठीक है, एरिया, ये सब आप भर सकते हैं। और बोला भी इन्होंने, देखो क्या, ऑल द एबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स एंड, तो आप जो भी डिटेल डाल रहे हो वो काम आएगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स डाल दी, सेव कर दी। और कुछ यस नो करने की जरूरत आपको, हाँ, कंपनी का पैन नंबर अगर आपको डालना है तो आप लेवल में ही मोर डिटेल में जाओगे, और यहाँ पे देखो 10 नंबर डाला तो वो आ रहा है ना, तो इसी तरह यहाँ पैन नंबर डाल देंगे, तो कंपनी का पैन नंबर आपको जो भी दिया होगा वो आपका यहाँ है। सिन नंबर कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो भी भर सकते हैं। ये आरओसी एक्ट में कॉर्पोरेट कंपनी की होती है। लिख दिया, सेव कर दिया, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हम आपको टीडीएस की ट्रांजैक्शन बताने जा रहे हैं। तो हमारा ट्रांजैक्शन कहता है, कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट, टीडीएस इस पे ये नो रखोगे, वैल्यू डाल दोगे 54 लाख। उसके बाद आपको देना फर्नीचर्स। फर्नीचर क्या होता है? फिक्स सेट। उसकी वैल्यू डाल दोगे 24 लाख। इस पर भी टीडीएस नहीं करती है, क्योंकि टीडीएस हमेशा आपने सेक्शन में क्या देखा है, खर्चे हैं उन पे टैक्स करती है, सेट पे हमने नहीं किया। देन आपका कंप्यूटर, फिक्स सेट, वो भी है 20 लाख। और उसके बाद बोला HDFC। अब यही मेरे दोनों असाइनमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर, उसके IFSC कोड 11 डिजिट का होता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड होता है। ब्रांच आप डाल दोगे, ठीक है। BSR कोड, बैंक को जो अथॉरिटी होती है कि टैक्स गवर्नमेंट के बिहार पे जमा कर सके, उसका BSR नंबर मिलता है। ब्रांच कोड एक तरह से कह सकते हो, वो 7 डिजिट का होता है, वो नंबर आप लिखा। चेक प्रिंटिंग का चीज़ें आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, मैं भी कर लेता हूँ। सर BSR की प्रॉब्लम क्या होती है? बैंक सर्विस रेवेन्यू रिसिप्ट नंबर, या बैंक रिसिप्ट नंबर कह सकते हैं। बैंक सर्विस रेवेन्यू 199, ठीक है। सेव कर दिया, बैंक का एड्रेस, पिन कोड डाल दिया, बैलेंस डाल दिया। सर स्विफ्ट इंटरनेशनल कोड होता है। हाँ, स्विफ्ट इंटरनेशनल यानी कि बाहर से बाहर पेमेंट करने के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। इतने बन गई आपकी। अब आपको बोला गया कि जो डिटेल आपको दिया है सो पढ़ो, और क्वेश्चन जरूरी है कि सब में TDS पॉइंट व्यू से ही सोचो। अब हर इंटी में TDS नहीं घुसती है, लेकिन जहाँ TDS की जरूरत है वहाँ TDS की बात करें। अभी आप पढ़ो, लिखा है ऑन 1 May 20 कंपनी हैड टेकन ए लोन ₹10 lakh फ्रॉम द सांत्वना फाइनेंस लिमिटेड हैविंग द पैन नंबर दिस, interest to be charged at the rate 12% per annum and interest to be credited at the end of each month। तो अभी पहले लोन लेने की बात हो रही है, देन हर महीने इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। देन लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 2nd of the following month, जो इंटरेस्ट बनेगी वो अगले महीने को 2nd को पे करना है। पास द रिक्वायर्ड एंट्री ऑफ द मे एंड जून, 2 महीने की।
तो हम पहले लोन की लेजर बना लेते हैं, लोन फ्रॉम लिमिटेड, ठीक है। सन क्या हो जाएगा, ये अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड तब होता है जब सिक्योरिटी देते हैं, जब सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो अनसिक्योर्ड होता है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं अनसिक्योर्ड है। बोलता है टीडीएस कटेगी तो यस कटेंगे। कहता है कि क्या वो एक्सपेंस होगा टीडीएस, तो नहीं भाई, टीडीएस कटेंगे तो मेरी लायबिलिटी होगी, गवर्नमेंट को देना है, इसलिए एक्सपेंस नहीं है। कहता है कि डायरेक्टरी कौन है ये, फिर डायरेक्टरी लिमिटेड आपने लिखा है, तो पूछता है कि इंडिविजुअल है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, तो आप कहिए कंपनी है। रेजिडेंट मतलब जो इंडिया का है, और नॉन रेजिडेंट मतलब जो बाहर का है। हमने दिया। पूछता है कि टीडीएस जो काटना चाहते हो सेम वाउचर में काटना चाहते हो, हमने कहा यस। तो कहता है नेचर बताओ कौन से नेचर का काटेंगे, तो इस पे तो आप इंटरेस्ट देने वाले हो, तो इसलिए क्रिएट कर लो। क्या कर लो, या तो ऑल भी कर सकते हो, नो डाउट, बट हम अभी क्रिएट कर ही लेते हैं, बाद में जरूरत है। तो हमने बना लिया इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, अदर देन, ठीक है। सेक्शन अभी आपको पढ़ाया 94A, उसका पेमेंट कोड में जो है मैक्सिमम 3 डिजिट लेता है, तो लास्ट का 3 ले लिया हमने 94A। देन ट्रांसपोर्टर है नहीं, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी वाला है नहीं, रिलैक्सेशन देना है नॉन रेजिडेंट का, तो नॉन रेजिडेंट है नहीं तो रेजिडेंट बंदा है तो नो। कहता है लिमिट सिंगल बिल का है, तो देखो आपने 94A में कोई सिंगल बिल का लिमिट नहीं था तो नो। कहता है टैक्स कितने परसेंट था, तो आपने पढ़ा 10%। कहता है विदाउट पैन वाले को 20% कटेगा, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना, तो इसको चेंज आप लोग नहीं करना कभी भी। अगर पैन नंबर नहीं देगा तो 20% कटेगा दोनों। कहता है दोनों केस में यही है, इंडिविजुअल भी अदर भी। हमने कहा जी तो लिमिट क्या है इसका, तो 5000 रुपये आपके लिए। अगर आप बैंक होते और यही देते तो फिर 40,000। समझ आ गई बात, सेव कर दिया। और उस पार्टी का एड्रेस जो भी होगा प्रॉपर एड्रेस लिख दोगे, मान लो कृष्णा पार्क खानपुर, पिन कोड वगैरह जो भी उसका होगा। पैन नंबर बुक में आपको दे रखा है AFDCF2027K, हमने भर दिया इस पार्टी का। यही पैन नंबर अगर नहीं भरेंगे तो 20 कट जाएगा। सेव कर दो। ये तो लेजर बना दी। अब हम यहीं से पहले हम लोन की एंट्री करते हैं, फिर ब्याज की बात। सर 4 अल्फाबेट्स होते हैं ना, इसमें तो 5 अल्फाबेट्स हैं। पैन नंबर में 5 होते हैं, टैन में 4। टैन में 4 है, हाँ, पैन में 5। थैंक यू। अब वाउचर में आए, क्योंकि अभी हम लोन लिए हैं तो लोन हमें मिला है या दिए मिला पे कर है। तो रिसीव वाउचर। डेट ले लेंगे 1 मई, फर्स्ट में ले लिया। अब हमको पे लोन दिया, किसने क्रेडिट करना है, किसने लोन किसको क्रेडिट करेंगे, लोन सांत्वना फाइनेंस। तो सांत्वना फाइनेंस 10 लाख रुपीस लिख दिया। टू पैसा दिया है, चेक से दिया है तो बैंक नरेशन जरूर लिखेंगे, बी टेकन ए लोन फ्रॉम सांत्वना फाइनेंस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट विल पे मंथली बेसिस, ठीक है। हमने ये लिख के अदरवाइज वो भी लिख सकते हैं कि हर महीने के सेकंड को पे करेंगे, ये आपका काम। तो अभी तक हमने टीडीएस की बात नहीं करी, अभी लोन लिया। लोन लिया उसका इम्पैक्ट देखिए बैलेंस शीट पे। हमारी लोन की लायबिलिटी में 10,000 रुपये की सांत्वना की लोन आ गई, 10 लाख। बैंक में बैलेंस हमारा 10 लाख रुपए का बन गया। तो कोई वर्किंग कैपिटल आ रहा है, F12 करके वर्किंग कैपिटल को बंद कर दो। पहले तो इसको डिटेल कर दो, लायबिलिटी, ठीक है। एसेट लायबिलिटी आल्सो, से नो को क्या फॉर्मेट है, तो लॉस है ना, सो लॉस आल्सो अंडर लायबिलिटी। तो बिजनेस अगर लॉस है तो भी लायबिलिटी में चला जाए, उसको नो करना, ठीक है। नेम ओनली
तो अभी चलेगा, वर्किंग कैपिटल का स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखो मेरे पास करंट लायबिलिटी के रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना आ गया है, 20 लाख। तो एसेट बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब हमारे को गवर्नमेंट ने बोला, तो सॉरी कंपनी ने, मुझे महीने का ड्यू करना है और अगले महीने के 2 तारीख को उसको पे करना है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की जब ड्यू करेंगे तो जनरल वाउचर में जाएंगे, पहले आप इंटरेस्ट निकालो, बनता कितना है महीने का, तो साल का 12% है। तो मेरा लोन 10 लाख का है, कितने लाख का है, 10 लाख का। 12% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 1,20,000। अच्छा 12 हम दे रहे महीने महीने, तो हम इसे 1,20,000 को 12,000 डिवाइड कर दिए 12 महीने से, 12 से 10,000। ठीक। तो हम 10,000 रुपये महीने का दिए, ठीक है। तो इस महीने हमने 1 मई को लिया है, तो अप्रैल का तो देना ही नहीं है, तो 11 महीने जाएगा। हमने डेट बदल के 31 मई कर 1 को लिए, 31 मई को ड्यू किए। क्या ड्यू किए, इंटरेस्ट का लेजर बना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। पूछता है टीडीएस काटना है क्या, मैंने कहा जी सर, नहीं काटना तो नोट अप्लीकेबल। कहता है नेचर बताओ, तो आपने बना रखे हो तो आ गई, नहीं होते तो क्रिएट करती, हमने बना दिया। कहता बैंक डिटेल वगैरह चाहिए क्या, नहीं। कहता कितना देना है, तो अभी आपने निकाला 10,000, तो 10,000। कहता किसको देना है, तो आपने खुद बोला लोन वाले को देना है, यस सर। हम जिससे लोन लिए उसी को देंगे, Yes, लोन टू संतना। संतना। अब देखिए अपने आप इस पे केस हो गया, टीडीएस 9,000। 10 की जगह 9 से क्रेडिट हो रहा है, मैंने तो नहीं किया ना, जो आपने नेचर बताया उस पर कर। कहता है ठीक है, क्रेडिट कर लिए लोन को, तो 1,000 किसको देना है, तो टू टीडीएस। तो टीडीएस का लेजर भी बना लीजिए, टीडीएस ऑन ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी, TDS। नेचर, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। हो गया अब नेशन लिख दीजिएगा, बी मंथ में इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर टीडीएस। उसने क्या कहा, इस महीने का इंटरेस्ट अगले 2 को पे कर दिया। तो हमने डेट बदला, 2 जून किया, पेमेंट में आए, लोन को पैसा किसको देंगे, इंटरेस्ट जिसको देना है लोन को, कितना देना है, तो इंटरेस्ट वैल्यू दे रहे हैं तो 9,000 9,000। टू बैंक HDFC। यहाँ लिख देंगे बीइंग मंथ में इंटरेस्ट पेड टू सांतना आफ्टर TDS। तो मेरा कार्य खत्म हो गया। Yes. अब मैं आपको लेजर दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले अकाउंट लेजर सांतना। तो देखो F2 करके डिटेल ले लीजिएगा 1 मई से 2 जून तक। F12 से डिटेल ले लीजिएगा, नरेशन भी ले लीजिए, डिटेल्स में बिल बाय डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, बैंक डिटेल्स वगैरह। तो अब आप देखिए जो जो आपने ट्रांजैक्शन इस पार्टी के साथ किया सारा, आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने नरेशन लिखा कि लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पे मंथली बेसिस, तो आपने उस मंथ का जो इंटरेस्ट 12% के हिसाब से बना 10,000 रुपये, वो आपने 10,000 से इंटरेस्ट डेबिट किया, TDS काटी, 9,000 रुपये की लायबिलिटी बनाई, 9,000 पेमेंट कर दिया, 10 लाख मेरी लायबिलिटी अभी भी गवर्नमेंट पार्टी को देनी है। बट अभी हमने TDS गवर्नमेंट को नहीं दिया। अब ये महीना खत्म हो गया, इस महीने की TDS हमको अगले महीने के 7 तारीख से पहले पे करना है। तो 7 से पहले तो पेमेंट 2 तारीख है, कंट्रोल ऐप करोगे पेमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को पे करने, स्टैट्यूटरी पेमेंट करोगे, कंट्रोल ऐप से आ जाता है स्टैट्यूटरी पेमेंट। TDS कब से कब तक का सब लोगे, टिल डिडक्टेड डेट तक लोगे, सेक्शन में लोगे 94 अपने आप आ रहा है, नेचर भी अपने आप आ रहा है। कंपनी था या नॉन कंपनी, आपने सांतना काटा, वो कौन था, कंपनी, कंपनी रेसिडेंट था या बाहर, रेजिडेंट। तो रेसिडेंट। बैंक से दे रहे हो कैश दे रहे बैंक हो? से।
अपने आप हो गए। 1000 का। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। नरेशन गवर्नमेंट को दे दी सर ये आपने। being paid TDS to गवर्नमेंट government for the month of May on interest। ठीक है, ये कार्रवाई एज एन अकाउंटेंट आपको टैली में रिकॉर्ड करना है हमेशा। इसके बाद कभी TDS में इतना ही काम है, और भी चीज़ें हैं लेकिन आपके टैली में नहीं दिया हमने, वो DD में पढ़ाते हैं। क्या करना पड़ता है, जो टैक्स जमा किए इसका चालान बैंक में देंगे तब ना जमा होगा। तो ये पैसा बैंक में से क्लियर करवाते हैं, चाहे निफ्टी कराए, RTGS कराए, चेक से कराए, चालान भर के। इसका चालान 281 नंबर होता है TDS का, 281 वो जमा कराते हैं। फिर वो चालान का कॉपी लेते हैं, फिर रिटर्न इसका तैयार होता है। तो हम आपको बुक में पढ़ा तो दिए कि सैलरी के लिए 24Q होता है रिटर्न, अदर देन सैलरी के लिए 26Q होता है, और NRI को पे करते हैं तो 27Q। ये तो सिर्फ पढ़ाया आपको, लेकिन DT के अंदर पूरी इसकी क्लियरली देखोगे तो वहाँ चलेगा। रिटर्न हमेशा क्वार्टरली फाइल होता है। कैसे होता है? क्वार्टरली। यानी अकाउंटिंग ऐसे होता जाएगा, 3 महीने का जो भी हमने टैक्स काटे जमा किए उनकी डिटेल्स रिटर्न के रूप में हर 3 महीने पे जमा गवर्नमेंट को करनी है। यानी किन % का टैक्स जमा होगा। तो ये थी, समझ आ गई। एक चीज मैंने आपको अभी बताया नहीं, क्या कि TDS तो ये नॉर्मल कटा। कभी कभी कोई पर्सन कहता है कि मुझे TDS नहीं काटना है, तो उसको एक फॉर्म भर के देना होता है 15G और H। तो 15G देता है नॉर्मल सिटीजन और H देता है सीनियर सिटीजन कि मेरी TDS नहीं काटिए या कम काटिए। बिलो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन के लिए 15G और H देना है, बिलो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन। कोई अभी देखो TDS कितने 10% काटा, 10,000 रुपये काटा, टोटल पूरे साल में कितना इंटरेस्ट दिया मैंने, 1,20 का। और सांत्वना कल को ये कहता है कि मेरा सर जी इनकम ही 1,20 है, आप TDS काट रहे हो, मेरा तो टोटल साल में आपने TDS 1,000 रुपये में 12,000 रुपये काट लिया, ऐसा कीजिए, मेरा टैक्स मत काटिए। मैंने कहा तेरे कहने से थोड़ी होगा, मुझे प्रूफ दे। तो वो उन्होंने 15G और H के रूप में सर्टिफिकेट लेके मुझे देगा गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर उसमें उसने कहा लोअर काटो, कम काटो, तो हम कम काटेंगे, और वो कहता है 0 काटो, नील का नहीं लेना है, तो हम नहीं काटेंगे। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट। तो 15G जो सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल पर्सन के लिए है, H सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो उसमें सेक्शन दिया है, लोअर का भी सेक्शन है उसमें, तो क्या है 197 और 197A 197। तो आपको याद नहीं करना है सेक्शन, जब आप काम करोगे तो आ जाएगा, करते करते आपको भी याद हो जाएगा। एक है लोअर 7, याद नहीं करना, मैं पहले कह दिया, इसके चक्कर में तुम TDS का सेक्शन नहीं भूल जाना। ठीक है सर, ये तो सब उसमें होगा DT में ना। हाँ, और यहीं पे भी जब करेंगे ना तो अपने आप सेक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखना।